आज के हमारे मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार और वर्षों से उनको सुनकर हम बहुत देश और दुनिया को समझने की कोशिश करते रहे हैं। ऐसे आदरणीय एन.के. सिंह जी, माननीय गोविंदाचार्य जी, राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री बसवराज पाटिल जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, हम सबके सबसे पुराने साथियों में से एक माननीय गदाधर विद्रोही जी और राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के कार्यकारी संयोजक श्री सुरेंद्र बिष्ट जी, आज के इस कार्यक्रम की संयोजक और इस कार्यक्रम की संचालक, आज मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी मिली है कि मैं राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन की यात्रा को संक्षेप में आप सबके सामने रखूं। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन आज 18 वर्ष का हो गया है, एक हिसाब से आज वयस्क हुआ है। इसका जन्म 15 मई 2004 को यही दिल्ली में हुआ था, विशेष परिस्थितियों में हुआ। तब देश की राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बनी थी कि एक किसी विदेशी महिला के हाथ में देश की राजसत्ता जा रही थी और सारे राजनीतिक दलों को, पक्ष विपक्ष को एक सांप सा सूंघ गया था। और तब हमारे उस समय के पुराने मित्र बताते हैं, तब मैं इन्वॉल्व नहीं था, कि माननीय गोविंदाचार्य जी के पास कुछ लोग गए, वो भी बेचैन थे और देश के ऐसे सारे लोग बेचैन थे। अजीब सी स्थिति बनी थी, पता नहीं चल रहा था कि क्या हो, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। और उन्होंने गोविंद जी को आमंत्रित किया कि आपको अब आना होगा। गोविंद जी राजनीति, सत्ता की राजनीति से अलग हो चुके थे, राजनीति से ही अलग हो चुके थे और देश के समाज के उस उपकार पर गोविंद जी बाहर आए। बच्चन जी की एक कविता थी ना कि तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण, तो उस निमंत्रण को नकारा नहीं। वो आए और उनके नेतृत्व में जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन हुआ। मीडिया में समाचार आए और फिर दूसरे दिन 7-8 राजधानियों में उसी की तरह के विरोध प्रदर्शन हुआ। फिर मैं उस पूरी घटना में नहीं जा रहा हूँ, फिर जो कुछ हुआ आप सब लोग उसके साक्षी हैं। उस प्रदर्शन में एक बैनर की जरूरत थी। किस बैनर के नीचे लगे, कोई संस्था तो तब गोविंद जी की थी नहीं, कोई संगठन नहीं था, पार्टी से अलग हो ही चुके थे। तो कई सुझाव आए, उनमें से एक सुझाव था राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन। और तब ये फ्लैक्स नहीं होते थे, कपड़े पर बैनर लिखे जाते थे। और कोई साथी गए और कपड़े पर राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन यह लिख करके आया, तो हम कह सकते हैं ये उसका जन्म हुआ इस तरह से। और फिर उसी बैनर के अंतर्गत वो प्रदर्शन हुआ। मुद्दा एक ही था जो 7 दिनों में खत्म हो गया। अब मुद्दा खत्म हो गया तो जिस काम के लिए इसका जन्म हुआ था वो काम ही खत्म हो गया। तो कई दिनों तक ये बात चलता रहा कि अब क्या किया जाए।
इसका क्या किया? जो होना था वो तो हो गया, अब राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन का क्या किया? फिर ये उन्होंने अपने साथियों से विचार विमर्श किया और मुझे याद आता है कि ये सितंबर अक्टूबर की बात होगी 2004 की, 15 मई के बाद, जब मुझे गोविंद जी का टेलीफोन नंबर मिला। तब मोबाइल शुरू हो चुका था। वैसे मेरा गोविंद जी से परिचय 1968 में हुआ था और तब से विभिन्न मंचों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, फिर 1974 का आंदोलन, ये सब में हम सब लोग उनके मार्गदर्शन में काम करते रहे थे। लेकिन उसके बाद गोविंद जी राजनीति में गए और मैं हिमालय गया। इस बीच में हमारा कोई संबंध नहीं था, किसी को किसी के बारे में पता नहीं था कौन कहाँ है। फिर मैंने फोन किया इनको, वो टेलीफोन, ये बनारस में थे और एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे गाड़ी में। मैंने फोन किया तो लंबे अरसे के बाद उन्होंने एक दूसरे की आवाज़ सुनी होगी और बड़े ही जो उनका स्वभाव है, उन्होंने कहा, हाँ यार तुम कहाँ थे इतने दिनों से, आज यार कुछ मिलजुल कर करते हैं। ये 2-4 वाक्य थे और तब तक इनका एयरपोर्ट आ रहा होगा, फोन कट गया था, इतना याद है। फिर उसके बाद पहला भारत विकास संगम के नाम से कार्यक्रम हुआ, ये हरहुआ बनारस में। उसमें 300-350 लोग, उसमें 600 लोगों को पत्र लिखा था माननीय गोविंद जी ने। उसमें ये 20-22 नवंबर को हुआ था हरहुआ बनारस में, उसमें शामिल हुआ था। बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई थी। तब गोविंद जी राजनीति से बाहर आए थे। कई लोगों के मन में ये सवाल था कि गोविंद जी अब कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं, आज यहाँ उसकी घोषणा हो सकती। पत्रकार भी और मीडिया भी इसी हिसाब से वहाँ जुटी हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और उसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें ये तय हुआ कि राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के बैनर को आगे चलाया जाएगा, क्योंकि जिन परिस्थितियों में इसका जन्म हुआ था वो परिस्थितियां हमेशा के लिए खत्म नहीं हुई और स्वाभिमान के अनेक मुद्दे इस देश में पेंडिंग पड़े हैं, तो इसको चलाए जाने की जरूरत है। उसमें एक प्रस्ताव आया था जिस पर 2 दिन चर्चा हुई थी। ये मैं बता रहा हूँ 20-22 नवंबर 2004 की बात। मैं उसमें शामिल था, लेकिन किसी चर्चा में मैं शामिल नहीं हुआ था। मैं सुनने और समझने की कोशिश कर रहा था। आखिरी दिन जब प्रस्ताव पारित ही होने वाला था तो मुझे कहा गया कि आप कुछ कहिए। माननीय राम बहादुर राय जी ने वो प्रस्ताव रखा था, अब वो पारित होने की स्थिति में थी। मैंने वहाँ एक छोटी सी कविता लिखी और वही मैंने अपनी प्रतिक्रिया के रूप में वहाँ रखा। छोटी सी है, मैं आपके सामने उसको रखता हूँ। सारा कुछ 2 दिन का सुनने के बाद जो कुछ मेरे मन में आया था कि आहटें फिर से आने लगी हैं। हम सब लोग 1974 के आंदोलन के लोग थे, बीच में निराश थे, कोई हिमालय, कोई राजनीति में, कोई कहीं और थे। तो पहली पंक्ति ये थी कि आहटें फिर से आने लगी हैं, कोशिशें सुगबुगाने लगी हैं, कोई आवाज देने लगा है, चुप्पियां गुनगुनाने लगी। जो लोग 77-78 के बाद चुप थे, ये ऐसे लोगों में से मैं भी एक था और मेरी ये भावना थी कि आहटें फिर से आने लगी हैं, कोशिशें सुगबुगाने लगी हैं,
कोई आवाज देने लगा है, चुप्पियां गुनगुनाने लगी हैं। कोई हलचल है, सागर के तल में कश्तियां डगमगाने लगी हैं। कोई हलचल है, सागर के तल में कश्तियां डगमगाने लगी हैं। और देखना कोई आंधी उठेगी, चींटियां घर बनाने लगेंगी। देखना कोई आंधी उठेगी, चींटियां घर बनाने लगी हैं। और मेरी आवारगी के तजुर्बे पीढ़ियां आजमाने लगी हैं। आज फिर से आने लगी। ये कुछ 3 दिन जो मैंने सुना था, जो माहौल देखा था, और जो गोविंद जी का संबोधन सुना था, उसकी प्रतिक्रिया में ये 16 पंक्तियां थी। फिर वो हरौआ वाला कार्यक्रम खत्म हुआ, तब वो कार्यक्रम भारत विकास संगम के नाम से आयोजित हुआ। वो पहला भारत विकास संगम है। फिर 2007 में तब से जुड़ ही गए, और तब मैं सरकारी नौकरी में था। आंदोलन के बैठकों में आता था, एक आमंत्रित सदस्य की तरह। सरकारी नौकरी में थे, आते थे, और लगातार उसके बाद जो जुड़ाव हुआ सो हुआ। और फिर मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही हैं कि मेरे सीधे से सादे से मन पर न कोई रंग था न लकीरें। मेरे सीधे से सादे से मन पर न कोई रंग था न लकीरें। तुमको छू करके गुजरी हवाएं रंग भरने लगी धीरे धीरे। फिर से एक बार शुरू हुआ, जो स्थगित हो गया था 1974 के आंदोलन, और उसके 77-78 में जो परिणाम आया, उससे जो एक बहुत बड़ी आबादी नौजवानों की जो निराश हुई थी, उनका मैं प्रतिनिधि था। लेकिन उसके बाद से लगता है जैसे फिर से एक बार जीवन आया, फिर से कुछ करने की इच्छा जागृत हुई, और लगा कि अभी भी कुछ किए जाने की जरूरत है और हम कुछ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा भारत विकास संगम हुआ चुनार में। लेकिन पहले और दूसरे भारत विकास संगम के बीच में एक कार्यक्रम हुआ बिहार में, अलख यात्रा। अलख यात्रा के नाम से वो कार्यक्रम हुआ था, जिसमें पूरे बिहार में गोविंद जी के हर जिले में भ्रमण का कार्यक्रम था। और उस यात्रा का बैनर मुझे याद है कि मैंने ही वो बैनर बनाया था। ऊपर लिखा था समय की यात्रा, फिर उसके नीचे लिखा था अलख यात्रा। ये जर्नी ऑफ टाइम है, और ये समय की मांग पर ये यात्रा होती है। ये कोई किसी संगठन के निर्माण या विस्तार या कोई उसका प्रभाव पैदा करने के लिए ये यात्रा नहीं है। ये इस समय की मांग है, इसलिए ये यात्रा हो रही है। दुर्भाग्य ये हुआ कि कई कारणों से वो यात्रा बीच में ही स्थगित हो गई। आगे बिहार की यात्रा हो गई, और उसके बाद वो दूसरे कार्यक्रम के लिए गए, और वहाँ उनका एक दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन अंदर चोट लगी। फिर उसका ऑपरेशन हुआ, वो सारी चीजें हुई, और वो यात्रा बीच में ही स्थगित हो गई, पूरी नहीं हो सकी। 2000 समर्पित नौजवान कार्यकर्ताओं, जो व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से प्रेरित हों, उनको ढूंढना उस यात्रा का लक्ष्य था। उसी यात्रा के दौरान पुराने साथी माननीय गदाधर विद्रोही जी, जो अभी यहाँ बैठे हैं, सिवान में इनसे मुलाकात हुई थी जब हम लोग गए थे उस यात्रा में। और ऐसे कई पुराने साथी उस यात्रा में मिलकर आए। 2000 की संख्या तो पूरी नहीं हुई, यात्रा ही अधूरी रह गई। और उसके बाद से वो अभियान फिर एक बार शिथिल पड़ा। तो इस तरह से गिरते पड़ते उलटते दूसरे भारत विकास संगम चुनार में वो इसलिए याद करने की जरूरत है,
भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन की यात्रा के पड़ाव के रूप में वहाँ एक तीखी बहस हुई थी। मैं उस तीखी बहस के लिए याद करता हूँ। तीखी बहस किस बात की थी? शुरुआत राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन से हुई थी, लेकिन कार्यक्रम सारे भारत विकास संगम के नाम से होते थे और हम लोग भी भारत विकास संगम राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन से कोई फर्क नहीं समझते। लेकिन गोविंद जी ने जब शुरू किया था तब बताया था कि 3 आयामों पर हम अपना काम शुरू करेंगे, रचनात्मक, आंदोलनात्मक और बौद्धिक। भारत विकास संगम रचनात्मक कार्यों की दिशा में काम करेगा, राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन आंदोलनात्मक क्षेत्र में काम करेगा और उस समय कौटिल्य फाउंडेशन ये काम करेगा बौद्धिक क्षेत्र। लेकिन काम सब भारत विकास संगम के नाम से चल रहा था। एक बैठक में रचनात्मक और आंदोलनात्मक विषय पर दार्शनिक और सैद्धांतिक किस्म की बहस हुई और हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक के साथ ये बहस हुई। इत्तेफाक से वो दक्षिण के थे और दक्षिण में आंदोलन का अर्थ तोड़ फोड़, घेराव, मारपीट यही होता है। पाटिल जी से अभी तक बहस होती है। यह आंदोलन का मतलब एजिटेशन समझते हैं दक्षिण में, हम आंदोलन का मतलब मूवमेंट समझते हैं। दोनों में ये जो बेसिक फर्क है, ये इतनी बहसों के बाद आज तक हम अपने दक्षिण के साथियों के साथ निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। तो बस हो गई। तो उन्होंने कहा आंदोलन वगैरह से कुछ होना नहीं है, और ये रचनात्मक कार्यों से ही होना है। लेकिन उस बहस का एक परिणाम ये हुआ कि राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन का मार्ग, नया रास्ता पुनः ढूंढा जाने लगा, क्योंकि उसमें जो जुड़े हुए लोग थे उनका सम्मान रचनात्मक कार्य करने वालों के पीछे और रचनात्मक कार्यों के प्रति था, लेकिन उनका मिजाज रचनात्मक नहीं था, वो आंदोलनात्मक प्रवृत्ति। हम सब लोग एक आंदोलन की के थे और हम सब लोग गोविंद जी को एक आंदोलनकारी के रूप में ही देखते थे। हम उनको किसी रचनात्मक ऋषि मुनि के रूप में देखते ही नहीं थे। तो एक ऐसा रास्ता वहां से अलग होता है। इसलिए चुनाव का भारत विकास संगम राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन की यात्रा के क्रम में याद करने लायक। उसके बाद अलग यात्रा, उसके बाद 60% पंचायतों को मिले। इसके लिए जंतर मंतर पर 3 दिन का माननीय बिष्ट जी का, जो उस समय राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के सह संयोजक थे, उनका 3 दिन का उपवास, उसके बाद कुछ और यात्राएं, ये सब आंदोलन प्रकृति की गतिविधियां धीरे धीरे इसमें शुरू हुई और भारत विकास संगम भी अपने रचनात्मक आयाम में अपनी तरह से आगे बढ़ता गया और बहुत आगे बढ़ा। लेकिन आंदोलन के तत्व, राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के बारे में एक बात और सैद्धांतिक बहस के रूप में बराबर रही, हमारे बीच में भी रही, बाहर भी, कि क्या ये कोई संगठन है? तो संगठन का जो एक स्वरूप होता है, उसका एक अध्यक्ष, उसका एक संविधान, उसके जनरल सेक्रेटरी, उसकी एक बॉडी, टॉप से लेकर के नीचे तक रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये भी सवाल जो पूछते थे। इसको रजिस्ट्रेशन इसका किया जाना चाहिए, ये दबाव भी रहता था। एक पक्ष था जो इस बात के लिए लड़ता था कि इसको संगठन का रूप देने की कोई जरूरत नहीं है, ये संगठन नहीं है, ये आंदोलन है। और एक मौलिक अंतर है संगठन में और आंदोलन में। ये मुद्दों के पीछे चलता है और लोगों को इकट्ठा करता है और मुद्दों को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करता है। इसलिए ओंकारेश्वर की बैठक में ये तय हुआ कि हम कार्य समिति नहीं करेंगे। संगठनों में कार्य समिति होती है, एपेक्स बॉडी होती है,
हमने इसका नाम संचालन समिति रखा है। ये कार्य समिति नहीं है, संचालन समिति संचालित करेगी गतिविधियों। तो ये जो शटल चेंज आते रहे, इसके चरित्र में, इसके गुणधर्म में की जो व्याख्या होती रही धीरे धीरे, मैं इसलिए छोटी छोटी घटनाओं का जिक्र कर रहा हूँ। तो तब से ये संचालन समिति बना और राष्ट्रीय कार्यालय को एक तरह से कंट्रोल रूम की तरह हम लोग ट्रीट कर रहे। ये कंट्रोल रूम होगा और संचालन समिति होगी, मुद्दे होंगे, मुद्दों को यह आंदोलन उठाएगा और उसके पीछे जन जागरण और फिर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। ये एक गुणधर्म में उसके एक चारित्रिक परिवर्तन आया। फिर दो और घटनाओं की मैं चर्चा करना चाहता हूँ, ज़्यादा समय हो जाएगा तो थोड़ा क्षमा कीजिएगा। दो चिंतन शिविर हुए इसमें, एक किष्किंधा में। किष्किंधा में हम बैठे थे 2012 में सर, जनवरी 2012 में किष्किंधा में पुराने साथी सब 30-35 लोग इकट्ठे हुए। उसमें भी एक तीखी बहस हुई थी, इसलिए उसको भी हम याद करते हैं और आप तक पहुंचाना चाहते हैं। वो तीखी बहस हुई थी संगठन के गुणधर्म, उसके चरित्र, उसके स्वरूप के बारे में। एक ग्रुप था, उसका कहना था कि हम सब लोग किसी न किसी संगठन से होकर के आए थे और ज्यादातर लोग ऐसे संगठन से होकर आए थे जिसका एक बहुत टाइट डिसिप्लिन वाले संगठन से होकर के आए थे। आंदोलनों में ये टाइट डिसिप्लिन चलता नहीं है, तो वहां इस बात पर बहस हुई और फिर निर्णय ये हुआ था कि ये एक लचीला ढांचा, काम चलाऊ लचीले ढांचे की तरह हम इसको चलाएंगे, एक फिक्स्ड, एक टाइट संगठन की तरह हम इसका स्वरूप कभी नहीं रखेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण घटना थी, इसलिए मैंने उसकी याद करी। फिर हम लोग हिमाचल प्रदेश में पपरोला में बैठे थे 2017 में, वो भी चिंतन शिविर था और उसमें से 2-3 चीजें निकल करके बाहर आई थी। एक, उसके पहले एक सवाल उठा था, माननीय गोविंद जी ने बुलाई थी कुछ पुराने साथियों को, अपने शायद हमको याद है विराट गुप्ता जी के घर, और उसमें सबने अपना अपना अनुभव सुनाया था। कुछ जनवरी का महीना था, ऐसे ही था। तो उसमें एक बात आई थी कि राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन की आत्मा एक स्वस्थ शरीर की तलाश में है, भटक रही है। ये बात है, सिद्धांत समझ में आता है, गोविंद जी की बात समझ में आती है, लेकिन उसको वहन कौन करे, लेकर चले, और जो लेकर चल रहा है उसका मुंह कहाँ है, कान कहाँ है, हाथ कहाँ है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसमें से निकल कर के आया था राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन का एम्ब्लम, प्रतीक चिन्ह, ये पपरोला में निकल करके आया था। तो आप अभी ये देखते हैं, शंख बज रहा है और इसके नीचे लिखा है माँ भैष्ट। ये माँ भैष्ट पर बहुत, ये क्या है, भैंस है, क्या है, तरह तरह। ये एक श्लोक है, माँ भैष्ट विद्वंत वनास्तपाय संसार सिंधुस्तरणेषु पाय। यह आदि शंकराचार्य का श्लोक है, विवेक चूड़ामणि का। मतलब कि विद्वत जन डरो मत, तुम्हारा विनाश नहीं है। ये संसार अगर समुद्र है तो उसको पार करने के उपाय भी हैं। और इसी आत्मविश्वास के बल पर लोग कहते हैं, भाई क्या करते हैं आप लोग, कुछ पता नहीं चलता है, कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ कहते हैं ये एक थैंकलेस काम में आप लगे हैं,
न इसका कोई प्रचार दिखाई देता है, न मीडिया में दिखाई देता है, न आप में से कोई एमएलए एमएलसी बनने वाला है, तो आप क्या करते हैं, क्यों करते हैं, इसका क्या मतलब है जो आप करते हैं? और बहुत मुश्किल होती है समझाने में। अगर गोविंद जी का नाम नहीं रहता तो आज तक हम लोग नहीं समझा पाते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अब माननीय गोविंद जी के व्यक्तित्व के प्रति जो विश्वास है उसमें लोग सुन लेते हैं कि हाँ भाई कर रहे होंगे तो कुछ अच्छा ही काम कर रहे हैं, कुछ ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं ये तो भाई ये बहुत कठिन काम है समझाना। फिर जाकर दो शब्द आए माननीय गोविंद जी के, दो दिशा सूचक शब्द, एक लक्ष्य और एक दर्शन। उन्होंने बताया कि व्यवस्था परिवर्तन राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन का लक्ष्य है और प्रकृति केंद्रित विकास इसका दर्शन है। अब इन दो सूत्रों के बीच एक कार्य पद्धति निकली। इसमें 6-7 साल लग गए इस बात को समझने में हम लोगों को जो उनके साथ काम कर रहे थे। इन दो सूत्रों के आने के बाद से एक कार्य पद्धति निकली जिसमें से प्रकृति केंद्रित विकास का मामला निकला और संयोग से उसी बीच कोरोना आया और उस कोरोना ने गोविंद जी के बातों पर मुहर लगाई और तब प्रकृति केंद्रित विकास का मामला लोगों के समझ में आया और ये जब ग्लोबल डिस्कोर्स बन गया तब आसानी हुई इस विषय को लोगों को समझाने में। और उसी में से फिर नदियों की यात्रा, नदी संवाद और फिर जल जंगल जमीन जानवर जन का के तालमेल का ये जो सूत्र बताते हैं उस रास्ते पर अब धीरे धीरे हम व्यावहारिक रूप से चलना शुरू किए। लंबा समय लिया, इसके लिए मैं आपसे सबसे क्षमा याचना करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसके पहले मैं एक लोग जो मेरे मन में जाग रहा है कि इस पूरे अभियान में मैं हृदय से कहीं से कवि हूँ, लेकिन वैसा कवि नहीं हूँ जो रोज कविताएं लिखता है। मेरे भीतर जब जबरदस्त दबाव बनता है तभी कविता कोई बाहर आती है। उसकी 2-4 पंक्तियां मैं सुनाऊंगा क्योंकि तब मैं बहुत गुस्से में था। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन में समय देते हुए मुझे मेरे भीतर बहुत क्रोध आ रहा था, वो क्यों नहीं है। 2-4 पूरी कविता नहीं सुनाऊंगा। मैं अगर कवि होता तो कभी दीवार में सिर नहीं मारता, नहीं कभी लगता था कि ये क्या फालतू कर रहे हैं हम लोग किसी दीवार में ढाई नहीं जरूर मार रहे हैं, कुछ परिणाम कुछ तो निकलता नहीं। उस गुस्से की ये कविता है, बेचैनी के रक्त बीज के नाम से ये प्रकाशित हुई थी। तो मैं अगर कभी होता तो कभी दीवार में सिर नहीं मारता, नहीं बहता खून मेरे सिर से, खून की नदी में सिर बहते हैं। पूरी कविता नहीं सुनाऊंगा, आपसे क्षमा याचना करता हूँ ज़्यादा समय लेने के लिए। धन्यवाद। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।